जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, कोशिश करें आप कॉन्फिडेंट रहें। हर कोई बच्चा, जितने भी लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एंड मोमेंट पे ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कोशिश करिए कि आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं तो सुबह उठ के रिवीजन करें। आपको कोई चीज का क्लासिफिकेशन लिखना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो। मेक योर राइटिंग मोर इम्प्रेसिव। एकदम बेसिक आंसर मत लिखो कि दिस इज दैट, सो दैट दिस हैपेंड। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी आरुषि मैम। बेटा बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई विश आई न्यू दीज पॉइंट्स बिफोर माई बोर्ड एग्जाम्स। तो आइए देखते हैं। तो बेटा इन टिप्स को मैं शुरू करूंगी। वो चीजें जो आपको एग्जाम से पहले वाले महीनों में करनी चाहिए, वो चीजें जो एग्जाम से एक दिन पहले करनी चाहिए और एग्जाम के बीच में करनी चाहिए, तो उन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए, टिप्स फॉर बोर्ड्स। पहला पॉइंट, पहली चीज है कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, कोशिश करें आप कॉन्फिडेंट रहें। अब मैम इससे आपका क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल नीट और जेईई की तैयारी करते हैं, तो उनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो बहुत लो महसूस करते हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। हर कोई बच्चा, जितने भी लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एंड मोमेंट पे ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। पॉइंट नंबर 2, बहुत बच्चों की आदत होती है कि ना प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं एंड टाइम पे। तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। प्रॉपर स्लीप का मतलब नहीं है कि 10-12 घंटे 14 घंटे सो रहे हो दिन में, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम सो ही। तीसरी चीज, कोशिश करिए कि आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं तो सुबह उठ के रिवीजन करें। मॉर्निंग रिविजन्स की आदत डालें, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मॉर्निंग रिविजन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आपने सुबह उठ के कोई टॉपिक पढ़ा, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, वो चीज़ बहुत फायदा देती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो मॉर्निंग रिविजन्स आर वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड अनहेल्दी फूड। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या एग्जाम टाइम में ना अनशंट फूड खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी हो जाती है तबीयत खराब। और तबीयत खराब होने की वजह से क्या होता है कि मैम हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, हमारा हेल्थ खराब हो गई, हमें फीवर आ गया था, हमें टाइफाइड हो गया था। तो बेटा वो सारी चीज़ें अवॉइड करो जो आप अपनी साइड से तो एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हो। 1-2 महीने की बात होती है, सेहतमंद रहोगे तो एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे। तो ये तो बेटा वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से पहले फॉलो करनी है। इसमें एक और पॉइंट, कोशिश करिए कि आप 10 ईयर्स PYQ सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। आपको पता चलता है हर साल वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, और उससे आपको एग्जाम में लिखने का आइडिया भी आता है। तो PYQ के लिए कोशिश करिए कुछ बुक्स रेफर किए, ठीक है। बुक्स आप रेफर कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम आइडिया करके आती है, विच इज़ अ अमेजिंग बुक। उसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं, दिशा पब्लिकेशन आती है, उसके अलावा ओसवाल की आती हैं, बहुत सारी आती है मार्केट में। इन बुक्स से क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है बोर्ड में। तो वेरी हेल्पफुल। तो फॉलो दीज 5 पॉइंट्स अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो। अब आप बोर्ड एग्जाम में पहुंच गए। अब मैम पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, वहां क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने हैं? तो वहां बेटा आप सबसे पहला पॉइंट फॉलो करोगे, डू नॉट मिस फिल आंसर शीट। अब मैम इस पॉइंट का मतलब क्या है? बेटा आपने देखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, ऐसे ना OMR शीट की फॉर्म में ना फ्रंट पेज होता है, उसके अंदर आपके ना ऐसे बॉक्स बने होते हैं, उसमें लिखा होता है कि अपना रोल नंबर भरो। तो है ना, बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे गलत OMR शीट में रोल नंबर भर देते हैं, फिर वाइटनर मांगने लग जाते हैं। तो हमेशा एकदम धैर्य से स्टे काम, देखो कि रोल नंबर लिखने के लिए कितने कॉलम्स दिए गए हैं, कैसे OMR शीट में उसे भरना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाता है वो सवाल जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। तो बेटा मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में बहुत बेस्ट मार्क्स ला सकते हो एज सब्जेक्टिव पेपर। तो पहली चीज, पॉइंट्स में आंसर को लिखें, ठीक है। कैसे मैम, पॉइंट्स में कैसे? तो बेटा पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि आप ये शीट देखिए, यहाँ पे एक बच्चे ने देखो पॉइंट्स लिख रखे हैं ABCDE, ठीक है, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है।
देखने से इंप्रेसिव लग रहा है कि एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं और इन्हें ऐसे ऐसे इसने लिखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन द की पॉइंट्स। कोशिश करो अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो या अलग कलर के पेन से लिखो। ट्राई करो कि आप अपने, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट अपने पेपर को नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है आपकी हैंडराइटिंग बहुत क्लमजी है तो एक लाइन छोड़ दो पॉइंट्स के बीच में, एक के नीचे एक पॉइंट मत लिखो, एक लाइन का गैप छोड़ दो, पर पेपर नीट लगना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने ही हैं, इनको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता रहे। अंडरलाइन की पॉइंट्स, इससे बहुत इफेक्टिव लगता है, एकदम ध्यान जाता है कि यस बच्चे ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे। हैंडराइटिंग जो बेटा आपकी है वो तो देखो चेंज हो नहीं सकती, पर डेफिनेटली नीट एंड क्लीन हो सकती है, तो उस चीज को बेहद ध्यान रखें। अब बेटा आपका 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एग्जाम में ना एक लिखने का तरीका होता है। कोशिश करिए उसी तरीके में आप आंसर को लिख लिए, मैं बताऊंगी आपको अभी कैसे लिखना है आंसर को। एंड कोशिश करिए जहां पे भी आप डायग्राम्स या टेबल्स या फ्लो चार्ट्स बना सकें बनाएं। मतलब सपोज कोई आंसर है जहां पे डायग्राम की नीड नहीं थी पर आपको उससे रिलेटेड एक डायग्राम आता है तो जरूर बनाइए। जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जरूर बनाए डायग्राम, नीट एंड क्लीन, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। बायो में सपोज कोई आपसे एल्गी के बारे में पूछा गया है, आपको उस एल्गी की पर्टिकुलर लेबलिंग्स आती हैं, आप उसकी थ्योरी के साथ उसका डायग्राम भी बना दो, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। आपको कोई चीज़ का क्लासिफिकेशन लिखना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो। तो बेटा कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पेपर रिप्रेजेंटेशन को बहुत वाव बनाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में लिखें कैसे आंसर्स को। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो अपन इंग्लिश में ऐसे राइटिंग में फॉलो करते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने हर सब्जेक्टिव पेपर में। जैसे आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपनी बायोलॉजी में, अपनी पी के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में, हर पेपर में। अब क्या होता है, सबसे पहला होता है आंसर में इंट्रोडक्शन। सपोज अगर आप बायो का पेपर कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा, मतलब यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने क्लासिफिकेशन लिख दिया, तो वो बेटा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया। ठीक है, फिर आती है आपकी मेन बॉडी जहाँ पे आप अपने पूरे आंसर को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सपोज क्वेश्चन आया कि भाई आर.एच. विटेकर का 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे बॉडी में। कोशिश करो बॉडी के अंदर सब हेडिंग्स डालो। क्या डालो आप, सब हेडिंग्स। इसके अंदर आप सारे की पॉइंट्स को भी अंडरलाइन करेंगे, इसी के अंदर आप डायग्राम्स बनाएंगे। अगर टेबल्स की जरूरत है तो आप टेबल्स भी इसी बॉडी के अंदर शो करेंगे। मतलब बॉडी वो पार्ट है उस आंसर का जहां पे आप अपना सारा रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। देन आता है आखिरी पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन माने कि उस क्वेश्चन ने जो पूछा था एंड में उसका जवाब, कि हेंस दिस इज आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन। तो एक एंडिंग देते हैं ना, क्लोजर देते हैं किसी चीज को, तो क्लोजर देना है। अगर यही चीज मैं इंग्लिश के टर्म्स में बात करूं तो इंग्लिश में सपोज आप कोई चीज समझाने जा रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी जहां पे आप उसके सेंटेंस लिखोगे, उसकी समरी लिखोगे, एंड में आप उसकी कंक्लूजन स्टेटमेंट्स लिखोगे। तो बेटा ये चीजें हैं जो कोई भी सब्जेक्टिव पेपर में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगी। अब क्या है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट है जो वो हमेशा आखिरी में पढ़ते हैं, दैट इज इंग्लिश। उससे वो बहुत परेशान रहते हैं कि मैम यार इंग्लिश आ गया है, अब हमारा पढ़ना लिखना बंद हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश में हम मेहनत करते नहीं है पूरे साल। तो यहाँ पे ऐसे क्या पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं, आइए देखते हैं। पहला, इंग्लिश पढ़ते टाइम कोशिश करिए कि आप ऑडियो स्टोरीज सुने। क्या सुनिए आपको, ऑडियो स्टोरीज। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, कहानी के फॉर्म में किसी चैप्टर को या पोएम को समझाया जाता है, तो अगर आप उसको सुनेंगे तो आप आंसर्स को लिखने में बेहद आसानी में रहेंगे, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो ऑडियो स्टोरीज के फॉर्म में सुने। सेकंड, इंग्लिश में ना PYQ जरूर सॉल्व करें। PYQ से क्या होता है, आपको आइडिया लगेगा ग्रामर सेक्शन का, रीडिंग सेक्शन का। एंड तीसरी टिप, कोशिश करें जो आपका इंग्लिश एग्जाम का रीडिंग सेक्शन आता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो हमेशा उस पैराग्राफ के अंदर से ही होते हैं। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से लिखने लग जाते हैं। बेटा आंसर्स हमेशा पैराग्राफ में से ही होंगे, एंड जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन होते हैं उसी सीक्वेंस में पैराग्राफ में आंसर्स होते हैं,
90% ऑफ द टाइम। तो यही किस्सा होता है। अब इसके अलावा कोशिश करें कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वही पैटर्न आप फॉलो करें, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। उसके अलावा ट्राई यूजिंग ऑथर नेम। इंग्लिश में क्या होता है ना बेटा, बहुत बच्चे होते हैं जो ऑथर का नाम ही नहीं पढ़ते हैं कभी। देख लेना, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, आई अश्योर यू। तो जो बच्चे किसी पोयम के साथ ऑथर का नाम या किसी पर्टिकुलर पोयम की लाइन या उस चैप्टर की लाइन लिखते हैं, वो एग्जामिनर को बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि लिटरेचर के टीचर्स को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपने ऑथर का नाम लिखा तो या तो उसको ब्लैक से लिखो या अंडरलाइन कर लो या अपॉस्ट्रोफी में लिखो, इट वुड बी सुपर अमेजिंग एंड काफ़ी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, कोशिश करो कि अगर आप डिक्शनरी के कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको पता हैं, डिक्शनरी वर्ड्स का यूज करो। सपोज कोई सिंपल सा वर्ड है पर आपको उसका एक अच्छा सिनोनिम पता है कि नहीं यार, इस वर्ड को इंग्लिश में अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो कोशिश करो आप उन वर्ड्स को लिखो। मेक योर राइटिंग मोर इम्प्रेसिव। एकदम बेसिक आंसर मत लिखो कि दिस इज दैट, सो दैट दिस हैपेंड। अगर आप चाहो तो आप उसको, अच्छे वर्ड्स आते हैं, इट्स नॉट अ कंपल्सरी स्टेप, आते हैं तो ज़रूर लिखो। उसके अलावा कोशिश ये रखें इंग्लिश के पेपर के टाइम कि आप कॉमास का, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना ये वाला, अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी हो गए, बहुत सारे जो ऐसे कुछ मार्क्स होते हैं इनका ज़रूर यूज़ किया करो, इससे भी काफ़ी इंप्रेसिव लगता है आंसर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इंग्लिश के अबाउट, इंग्लिश के क्वेश्चंस में क्या होता है, वर्ड लिमिट दी गई होती है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, यूजुअली आपके ऐसे हो गए, पैराग्राफ्स हो गए या आंसर्स हो गए, उनमें वर्ड लिमिट होती है 80 से 100। तो कोशिश करो उस वर्ड लिमिट को आप 85 तक ही लिखो या 90 तक ही लिखो, ताकि वर्ड लिमिट ना तो एक्सटेंड हो ना कम पड़े, बीच में ही रुक जाओ। ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं, तो वर्ड लिमिट में हमेशा मिडिल में ही रुक जाओ। दिस इज वॉट मेक्स योर इंग्लिश पेपर लुक्स अमेजिंग। इसके अलावा बेटा जितने भी पेपर हैं उनमें PYQ लगा के ही जाना है, आइडिया लगेगा। और ये याद रखना, सब्जेक्टिव पेपर का एक ही फंडा होता है, द बेटर द पेपर प्रेजेंटेशन द बेटर द पेपर लुक्स। अब बेटा इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी गाइडेंस चाहिए, मेरे को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, मुझे और प्रॉपर एक होता है ना डाउट्स क्लियर करने हैं, टीचर्स के साथ कॉन्वर्जेशन करनी है, वाइवाज लेने हैं, क्विजेस करनी है, साथ में नीट की भी तैयारी करनी है, तो बेटा सारथी इज द प्रोग्राम फॉर यू। इसमें आप कूपन डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं SY15 एंड इसके अंदर बेटा आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे रिविजन क्लासेस, वाइवा प्रैक्टिस, कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस, गाइडेंस, प्लानर, एवरीथिंग। सो अपनी बोर्ड की तैयारी करते जाओ बिना रुके एंड अपने हौसलों को बुलंद रखें। आप सब बोर्ड एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से करें।